नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी म्यांमार की सैन्य सरकार के संसदीय चुनाव कराने की दिशा में उठाए गए कदम की, फिलिस्तीन के जेनिन कैंप में भड़की हिंसा की, हैती में सरकार के खिलाफ उग्र होते प्रदर्शन की, रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की और मिस्र के देश की सबसे पुरानी मम्मी खोजने के दावे की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को आधुनिक हथियार देने का सिलसिला जारी। पोलैंड लेपर्ड टैंक के अतिरिक्त 60 और टैंक देगा। हथियारों की आपूर्ति के बीच रूस ने तेज किए हमले। IAEA ने जापोरिजिया के निकट विस्फोट की कही बात। रूस ने दावे को किया खारिज। अमेरिका ने रूस के वैगनर समूह के खिलाफ कड़े किए प्रतिबंध। ईरान में अजरबैजान दूतावास में हुई गोलीबारी, सुरक्षा प्रमुख की हुई मौत, अन्य 2 घायल। अजरबैजान ने घटना को आतंकी कार्रवाई बताया, दर्ज कराया कड़ा विरोध। ईरान ने संदिग्ध को पकड़ने का किया दावा, हमले का बताया राजनीतिक कारण। पश्चिम एशिया में फिर बिगड़ रहे हैं हालात। गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट के बाद इजराइल ने किया हवाई हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलिस्तीन ने वेस्ट बैंक में इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग को किया स्थगित। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, मामले को नहीं देना चाहते हैं दूर। म्यांमार की सैन्य सरकार ने चुनाव से पहले सख्त चुनाव नियम की घोषणा। 2010 के कानून को बदला, आतंकी कृत्य के रूप में नामित और गैर कानूनी करार दिए संगठनों या व्यक्ति से संबंध रखने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। अमेरिका के मोफेज में बढ़ा तनाव, पुलिस पिटाई का वीडियो जारी करने के लिए तैयार। एक अश्वेत व्यक्ति की घातक पिटाई के लिए 5 पूर्व पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक विरोध करने का किया आग्रह। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यूरोप की। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को रूस एक अलग चरण में ले गया है। वो नागरिकों और गैर सैन्य ठिकानों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। यूक्रेन को उन्नत टैंक भेजने के साथ ही जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से इस हालिया कदम के लिए मॉस्को की आलोचना की गई है। साथ ही रूसी सेना ने ताजा हमले में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाके में भारी बमबारी की, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। देखिए। रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध को एक नए दौर में लेकर जाने की घोषणा की, जहां तबाही के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति की घोषणा के बाद रूस ने हमले की धार को और तेज करते हुए कई हिस्सों में शुक्रवार को भी ताबड़तोड़ हमला किया। रूसी सेना ने ताजा हमले में जारपोजिया परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाकों में भारी बमबारी की, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। IAEA ने हमले पर चिंता जताते हुए रूस से तत्काल हमले को रोकने का आग्रह किया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने अब नागरिक और गैर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन में पिछले 24 घंटों में सिर्फ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के रक्षा उद्योग पर हमला कर पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे हथियारों के एक शिपमेंट को बाधित कर दिया। रूस पहले से ही खुलेआम पश्चिमी देशों के द्वारा दिए जा रहे हथियारों पर हमले की बात करता रहा है। 26 января रूसी सैनिकों के हमलों ने यूक्रेनी रक्षा उद्योग के लक्ष्यों को निशाना बनाया और इन हमलों में से एक ने पश्चिमी निर्मित हथियारों के एक आने वाले शिपमेंट को मोर्चे पर बाधित कर दिया। इस बीच लेपर्ड और अब्राम टैंकों की आपूर्ति की घोषणा के बाद कई और देशों ने यूक्रेन को अपने कोटे से टैंकों की आपूर्ति की घोषणा की है। कनाडा, जहां 4 लेपर्ड टैंकों को कीव भेजे जाने की पुष्टि की है, वहीं पोलैंड ने यूक्रेन को 60 और टैंक मुहैया कराने का वादा किया है। उधर फ्रांस और इटली के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की।
दरअसल दोनों देशों के पास मौजूदा माम्बा नाम से मशहूर वायु रक्षा प्रणाली दर्जनों लक्ष्यों को टैंकर तक एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है। दोनों देशों के बीच ये बैठक कीव के अनुरोध पर आयोजित हुई थी। हालांकि टैंक मिलने की घोषणा होने के बाद भी यूक्रेन की तरफ से हथियार हासिल करने की चाहत खत्म नहीं हुई है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना को हराने के लिए उन्हें युद्धक टैंक मिलने के बाद अब उन्हें फाइटर जेट्स के अलावा हवा में मिसाइल को उड़ाने की क्षमता रखने वाले हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी। Today, 4 टैंक युद्ध के लिए तैयार हैं और आने वाले हफ्तों में इसे यूक्रेन में तैनात किए जाएंगे। हम यूक्रेनी सैनिकों को इस उपकरण को संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित करने के लिए कई कनाडाई सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी तैनात करेंगे। रूस को सिर्फ हथियारों से ही हराया जा सकता है। हमें अपने सहयोगी देशों से हथियारों की आपूर्ति की और उम्मीदें हैं। डोनबास के लिए इस लड़ाई में रूस जितना अधिक हारेगा, उसकी समग्र क्षमता उतनी ही कम होगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कीव का दौरा कर मानवाधिकार मुद्दे पर रूस की आलोचना की। एजेंसी ने युद्ध को अवैध बताते हुए कहा कि संघर्ष के दौरान यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बनाकर रूस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। हालांकि संघर्ष के दौरान यूक्रेन पर भी रूसी सैनिकों के खिलाफ कथित तौर पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगा। शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध पूर्व मानवाधिकार रिकॉर्ड रूप से बेहतर है, लेकिन यह वैश्विक औसत से काफी नीचे है। रूस ने एजेंसी के सारे आरोपों को निराधार बताया। Giving children. रूस युद्ध के समय यूक्रेनी बच्चों को रूसी पासपोर्ट देकर या उन्हें गोद लेकर बाल संरक्षण के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। उन्हें राष्ट्रीयता देना या उन्हें गोद लेना युद्ध की स्थितियों में बाल संरक्षण के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उधर मॉस्को में नए अमेरिकी राजदूत के अगले हफ्ते रूसी विदेश मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि क्रेमलिन ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद इस बैठक से नहीं की जानी चाहिए। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और रूस के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। что касается मॉस्को में नए अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी के साथ बैठक से रूस के खिलाफ वॉशिंगटन द्वारा चलाए जा रहे हाइब्रिड युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। रूस को विश्वास नहीं है कि आगे और बिगड़ने से रोकना संभव होगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वह मार्च के अंत में टैंक भेजने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी देश पहले ही यूक्रेन को तोपखाने से लेकर पैट्रियट मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम तक दे चुके हैं। जर्मन रक्षा मंत्री ने भी लेपर्ड टैंक के अप्रैल की शुरुआत तक यूक्रेन को भेजने का भरोसा दिया है। हालांकि यूक्रेन को दिए जा रहे सभी टैंकों के संचालन के लिए सहयोगी देशों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। और चेक गणराज्य में देश के अगले राष्ट्रपति के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। चुनाव में देश के पूर्व सेना प्रमुख और एक अरबपति पूर्व प्रधानमंत्री के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि पूर्व जनरल पेट्र पावेल, जो कि यूक्रेन समर्थक माने जाते हैं, उन्हें इस चुनाव में शुरुआती बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 61 वर्षीय पावेल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे चेक गणराज्य के कैबिनेट का समर्थन प्राप्त है। लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश की है जो राजनीतिक खाई को पाट सके। और अब बात एशिया की। सियासी दांवपेच के बीच म्यांमार में राजनीतिक हलचल और तेज होती जा रही है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने संसदीय चुनाव कराने की दिशा में एक कदम को उठाया है, लेकिन सियासी दलों पर जो सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे उसकी मंशा और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता है, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या है इसके सियासी मायने? आइए डालते हैं एक नजर। म्यांमार की सैन्य सरकार ने संसदीय चुनाव कराने की दिशा में एक कदम जरूर उठाया है, लेकिन सियासी दलों पर जो सख्त नियम लागू किए हैं, इससे उसकी मंशा और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शुक्रवार को सरकार ने चुनाव के लिए नए नियम जारी कर इस साल आम चुनाव कराने के संकेत तो दिए, लेकिन इसकी शर्तें काफी सख्त हैं। राजनीतिक दलों को नए कानून के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। पार्टी के रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के भीतर सदस्यों की संख्या 1 लाख तक होनी जरूरी है। पार्टी का फंड 100 मिलियन म्यांमार कयात होना चाहिए, जो पिछली बार की तुलना में 100 गुना अधिक है। इसे सरकारी म्यांमार आर्थिक बैंक में जमा कराना होगा।
नए कानून के तहत वो पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जिनका संबंध किसी भी रूप में उस संगठन या व्यक्ति से होगा जिन्हें आतंकवादी कृत्यों के रूप में नामित या गैर कानूनी करार दिया गया है। इन शर्तों को पूरा नहीं करने वाले दल अपना राजनीतिक दर्जा खो सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते हैं। 2021 में हुए आम चुनाव में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर संसद में पहुंची थी, लेकिन बड़े पैमाने पे हुए धांधली का आरोप लगाते हुए सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर भ्रष्टाचार, गैर कानूनी तरीके से वाकी टॉकी रखने और दूसरे आरोपों में मुकदमा चलाया गया। सू की कई मामले में दोषी भी करार दी जा चुकी हैं। उस समय लगाया गया आपातकालीन जनवरी के अंत में समाप्त हो रहा है। तख्ता पलट के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हजारों को जेल में ठूस दिया। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार में साल 2022 में अफीम उत्पादन बीते 9 साल पुराने स्तर के करीब पहुंच गया है। साल 2022 में म्यांमार में अफीम का उत्पादन लगभग 795 मैट्रिक टन हुआ, जो उससे पिछले साल लगभग 423 मैट्रिक टन था। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अफीम के उत्पादन में आई ये बढ़ोतरी म्यांमार की खराब स्थिति और असुरक्षा भरे माहौल के कारण हुई है। फरवरी 2021 के तख्ता पलट के बाद आर्थिक सुरक्षा और शासन संबंधी समस्या एक साथ खड़ी हो गई है और किसानों के पास अफीम की खेती की ओर वापस जाने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं। ड्रग कारोबार में हम जो विकास देख रहे हैं वो सीधे उस संकट से जुड़ा है जिसका देश सामना कर रहा है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमा जहां मिलती है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अफीम और हेरोइन उत्पादन के बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। म्यांमार अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। दोनों ही देश दुनिया भर में बेची जाने वाली ज्यादातर हेरोइन के स्रोत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक म्यांमार की अफीम अर्थव्यवस्था का आकार $2 अरब का है। वहीं इस क्षेत्र में हेरोइन व्यापार लगभग $10 अरब का है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य तख्ता पलट के लगभग 2 साल बाद म्यांमार तबाही के दलदल में धंस गया है। वोल्कर तुर्क ने अपने एक बयान में कहा कि सेना अपने नागरिकों की रक्षा में पूरी तरह विफल रही है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की लगातार अवहेलना की है। यूएन अधिकार कार्यालय ने कहा है कि तख्ता पलट के बाद कम से कम 2890 लोगों की सेना या उसके सहयोगियों के हाथों मौत हो चुकी है। और ईरान में स्थित अजरबैजान दूतावास में गोलीबारी हो गई। कलाशनिकोव शैली की राइफल से लैस एक व्यक्ति ने तेहरान में अजरबैजान दूतावास पर हमला किया है, जिसमें सुरक्षा प्रमुख की मौत हो गई है तो वहीं 2 गार्ड भी घायल हो गए हैं। ये जानकारी अजरबैजान दूतावास के अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तेहरान में हुए हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अजरबैजान की उत्तरी पश्चिमी सीमा ईरान से लगती है। वहीं नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया में संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त है। इस्लामी गणतंत्र को हिला देने वाले राष्ट्रव्यापी विरोधी के बीच आपको बता दें कि ईरान ने अक्टूबर में अजरबैजान सीमा के पास एक सैन्य अभ्यास शुरू किया था। यही नहीं, अजरबैजान के इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसे तेहरान क्षेत्र में अपने प्रमुख दुश्मनों में से एक के रूप में देखता है। फिलिस्तीन के जेनिन कैंप में गुरुवार को भड़की हिंसा के मद्देनजर इजराइल की कार्रवाई में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। जेनिन के शरणार्थी शिविर में संघर्ष के दौरान इजरायली सेना की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सहित 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ऐसे में इजरायली सेना की कार्रवाई में हुई कई लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ताजा स्थिति को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जेनिन शहर में छापेमारी के बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा की ओर से दागी गई 2 रॉकेट का ये जवाब है। इजरायल ने इस हवाई हमले में चरमपंथी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में दोनों तरफ से किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हिंसा के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर शुक्रवार को गाजा में दुकानें बंद रहीं
और सड़कें काफी हद तक खाली थीं। गाजा के लोगों ने इन हमलों के लिए नई सरकार को जिम्मेदार बताया है। कोई सुरक्षा नहीं है, भय और चिंता का माहौल है। यहाँ हर समय युद्ध जैसे हालात रहते हैं। वेस्ट बैंक में जो कुछ भी होता है, यहाँ गाजा में सीमा पर युद्ध शुरू हो जाता है। गाजा में न स्थिरता है, न सुरक्षा है और न ही जीवन है। हालांकि गाजा की ओर से दागी गई रॉकेट का किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल इसे हमास की कार्रवाई बता रहा है। बमबारी दरअसल संघर्ष के केंद्र रहे जेनिन शरणार्थी शिविर पर एक इजरायली छापे के बाद की गई। शरणार्थी शिविर पर छापेमारी के दौरान गोलियां चलाई गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 61 वर्षीय महिला की जान भी चली गई। जिस जगह पर महिला को गोली मारी गई थी, शुक्रवार को वो एक अस्थायी रूप से श्रद्धांजलि स्थल में बदल गया। लोगों ने घटना वाली जगह पर फूल रखकर परिवार का गम बांटा और महिला को श्रद्धांजलि दी। वो इसी जगह बैठी किसी के लिए दुआ कर रही थी। तभी उन्होंने खिड़की खोली ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। गोली उनका गले और टीवी स्क्रीन पर लगी और जमीन पर गिर पड़ी। जेनिन और गाजा में हुई भीषण कार्रवाई के बाद फिलिस्तीन ने वेस्ट बैंक में इजराइल के साथ अपने सुरक्षा समन्वय को स्थगित कर दिया है। हमारे लोगों पर बार बार हमला और सुरक्षा सहित हस्ताक्षरित समझौतों को कमजोर करने के मद्देनजर हम मानते हैं कि इजराइल की कब्जे वाली सरकार के साथ सुरक्षा समन्वय की अब जरूरत नहीं है। इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग से वेस्ट बैंक में व्यवस्था बनाए रखने और इजराइल के खिलाफ हमलों को रोकने में बड़े पैमाने पर मदद मिलती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल मामले को तूल नहीं देना चाहता है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों को विभिन्न क्षेत्रों में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और अरब मध्यस्थों ने दोनों पक्षों इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के साथ बात की ताकि जेनिन में संघर्ष को व्यापक टकराव में बदलने से रोका जा सके। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अगले हफ्ते क्षेत्र के ताजा हालात पर चर्चा के लिए मिस्र, इजराइल और वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे। वेस्ट बैंक में इस साल अब तक कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें आतंकवादी और आम नागरिक शामिल हैं। सेना का अभियान अभी भी जारी है। वहीं पिछले साल पश्चिमी तट में 150 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर की मौत इजरायली सेना की कार्रवाई में हुई थी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. तीन महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और
फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका मेम्फिस में लोगों ने टायर निकोल्स की मौत के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग के साथ कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर टायर निकोल्स को श्रद्धांजलि दी। दरअसल अमेरिका में 5 पूर्व पुलिस कर्मियों पर अश्वेत व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद दक्षिणी शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक विरोध करने का आग्रह किया है। घटना 7 जनवरी की है, जब 29 वर्षीय टायर निकोलस को मेम्फिस पुलिस विभाग ने लापरवाह ड्राइविंग के कारण रोका था। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में अपने पुलिस अधिकारियों की हत्या से आहत पुलिस के कई जवान सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जवानों ने कई सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है और भारी संख्या में टायर जलाए हैं। प्रदर्शनकारी इन हत्याओं के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख फ्रांस एल्बे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लंबे समय से अराजकता और हिंसा की आग में झुलस रहे हैती में अब सुरक्षा बल ही अपने बॉस के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताना शुरू कर चुके हैं। गुस्सा और विरोध अपने उन सहकर्मियों के समर्थन में है जिन्होंने हाल के दिनों में आपराधिक गिरोह के हाथों जान गंवाई। सुरक्षा बलों का गुस्सा राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख के खिलाफ है, जिसने माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में अपने पुलिस अधिकारियों की हत्या से आहत सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवानों ने सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ की शक्ल में इन जवानों ने राजधानी के तमाम सड़कों पर टायर जलाकर आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट पर घुसकर बवाल काटा, जहां प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को बंधक बना लिए जाने की खबर है। प्रदर्शनकारी इन हत्याओं के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख फ्रांस एल्बे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम सभी मंत्रियों महानिदेशकों पर हमला करने जा रहे हैं। एक क्रांति होगी। सभी मारे गए पुलिसकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम आपराधिक गिरोह के हाथों मारे गए अपने साथियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हम हर दिन सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिल जाता। दरअसल पिछले हफ्ते राजधानी के पास 4 पुलिस अधिकारियों की अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जबकि बुधवार को लियानकोट शहर में सावियन गिरोह के साथ हुई गोलीबारी में अन्य 7 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। हैतियन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक जुलाई 2021 में हेनरी के सत्ता में आने के बाद से 78 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं, यानी हर महीने औसतन 5 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक हिंसा का आंकड़ा 2022 में अपने चरम पर पहुंच गया। हैती में आपराधिक गिरोह का आतंक इतना बढ़ गया कि सिर्फ एक वर्ष में 2183 हत्याएं हुई, जिसमें राजनीतिक दल के नेता सहित कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। आपराधिक गिरोहों की मजबूत होती पकड़ को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हैती के तबाही के कगार पर होने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र दूत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना हैती में हिंसा रोकना संभव नहीं दिखता। हैती में स्थिति गंभीर है। देश में गिरोह द्वारा संचालित हिंसा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। 2022 में औसतन हर 6 घंटे में एक अपहरण का सामना करते हैं। अतिरिक्त समर्थन के बिना इन गिरोह के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मानवाधिकार समूह के मुताबिक हथियारबंद गिरोह का हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस और उसके आसपास के इलाकों के करीब 60% हिस्से पर नियंत्रण है, जहां न सिर्फ बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि आपराधिक गिरोह बलात्कार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी महीने मेक्सिको में आयोजित उत्तरी अमेरिका शिखर सम्मेलन में भी हैती का मुद्दा उठा, जहां अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के राष्ट्र प्रमुखों ने लंबे समय से जारी हिंसा पर
चिंता जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैती की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए एक त्वरित बल के गठन का सुझाव दिया था। सुझाव में कहा गया था कि बहुराष्ट्रीय बल संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में तैनात नहीं होगा, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त होगा। और अब बात विश्व संस्कृति की। मिस्र ने देश की सबसे पुरानी मम्मी खोजने का दावा किया है। पुरातत्वविदों ने गीजा के पिरामिडों के पास सर्वाधिक पुरानी मम्मी की खोज की है। ये मम्मी एक पुरुष की बताई जा रही है। पुरातत्वविदों ने इस मम्मी की उम्र 4300 वर्ष से अधिक समय पहले की होने का अनुमान लगाया है। और तो और ये मिस्र में अब तक खोजी गई किसी भी मम्मी से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। मिस्र की रेत के नीचे इतिहास के रहस्य दफन हैं और पुरातत्वविद अक्सर इन रहस्यों से पर्दा उठाकर दुनिया को हजारों वर्ष पुराने समाज के अवशेष से रूबरू कराकर उस दौर को समझने और जानने में मदद करते हैं। अब मिस्र ने सबसे पुरानी मम्मी खोजने का दावा किया है। पुरातत्वविदों ने गीजा के पिरामिडों के पास सर्वाधिक पुरानी मम्मी की खोज की है। इस मम्मी की उम्र 4300 वर्ष से अधिक समय पहले की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये कौतूहल भी पैदा हो गया है कि क्या पिरामिडों के पास इससे भी पुरानी मम्मी हो सकती है। यह मम्मी एक पुरुष की बताई जा रही है। इस मम्मी का नाम हेकाशेप्स है। सोने की परतों में लिपटी हुई मम्मी 50 फीट गहराई में चूना पत्थर से बने ताबूत में मिली है। ये उसी हाल में मौजूद है जिस तरह प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे छोड़ा था। खनन के दौरान नौकरों, पुरुषों, महिलाओं और परिवारों से मिलती जुलती सुंदर मूर्तियां भी मिली हैं। खोज राजधानी काहिरा के दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर पर 5वें और 6ठे वंश के मकबरों के समूह का हिस्सा है। एक मकबरे के अंदर हमें सोने के गुच्छे में ढके हुए एक आदमी की मम्मी मिली है। इसके अलावा 14 महत्वपूर्ण मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से 9 मेसी नाम के व्यक्ति की हैं, 3 फिटेक नाम के व्यक्ति की हैं और एक व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटी के साथ मूर्ति है। जाही हवास के अनुसार नई खोज में सबसे महत्वपूर्ण एक मकबरा है जो 5वें वंश के अंतिम राजा खानुम जेदफ का था। खानुम जेदफ का मकबरा दैनिक जीवन के शिलालेखों से सजाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मकबरा मेरी का था जो रहस्यों का रक्षक था और महल के महान नेता का सहायक भी। मिशन को एक तीसरा मकबरा भी मिला है जिसमें 9 खूबसूरत मूर्तियां हैं। हम अभी 3 वंश के अंतिम राजा हुनी के पिरामिड की खोज कर रहे हैं। सक्कारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह कई महत्वपूर्ण खजानों को प्रकट करता है और हमने आज इस द्वार के खजानों में से एक की घोषणा की है। उत्खनन दल को कई ताबीज, पत्थर के बर्तन, दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें मिली हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिणी शहर लक्सर के पास उन्हें 1800 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक के दफन स्थल मिले हुए हैं। ये न्यू किंगडम से जुड़े हैं। इसी के पास में एक प्राचीन रोमन शहर के खंडहर भी मिले हैं। मिस्र ने महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास में हाल के वर्षों में प्राचीन खोजों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। पर्यटन देश में आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध की बड़ी भूमिका रही है। अब इस बड़ी खोज से यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में बड़े उछाल की उम्मीद की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।